हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का क्विक रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने करंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर क्या है, वो सारा जो है टॉपिक हमने कवर कर लिया है। और अब ये पार्ट 2 है आपका, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस पार्ट में हम ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जॉर्ज साइमन ओम 1787-1854, ठीक है। अब उन्होंने, ओम्स ने जो है क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, there is the relationship between the current flowing through a conductor and the potential difference across the terminal of a conductor using the circuit diagram. क्लियर। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है, वो रिलेशन ओम्स लॉ कहलाता है। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया गया है जिसके अंदर एमीटर है, वोल्ट मीटर जो है, देखिए पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये स्विच है और ये रियोस्टेट होता है। और जो ग्राफ, जब ये इस तरह से सर्किट जो है पूरा जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और जैसे जैसे एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग ली जाती है, तो यहाँ से जो रीडिंग आती हैं उनके बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो आता है। हम करंट एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई जो है वो एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन द सर्किट डायग्राम वी कम अक्रॉस टू न्यू सिंबल। यहाँ से हम जो है दो चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। एक तो ये क्या होता है, एक तो ये हमने लगाया, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और एक कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द रियोस्टेट। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रियोस्टेट कहते हैं, दैट इज़ द रियोस्टेट कहेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। Now Ohm's law क्या है, he stated that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the temperature remains constant. ओम्स लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। V किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है उसको हटाएंगे तो उसकी जगह पे हम R जो है वो क्या पुट करते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं। क्लियर, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटल एट गिवन टेम्परेचर and is said to be resistance। तो ग्राफ between V and I is always a straight line। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा that will be always a straight line। Now resistance क्या है, it is a property of a conductor that oppose the flow of current। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R, इसको हम R से डिनोट करते हैं, एंड सिंबल इज, और जो सिंबल है दैट इज लाइक दिस। SI यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट इसकी ओम ये जो है होती है, और इस तरह से जो है इसका क्या होता है, सिंबल होता है। अगर हम बात करें, अगर हम डिफाइन करें 1 ओम को, तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होगा, IR। हमें डिफाइन करना है R को, तो R क्या होगा, V बाय I। यानी 1 ओम जो है कब जो है रेजिस्टेंस कब होता है, जब एक वोल्टेज डिफरेंस होता है और उसमें से 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो करता है। क्लियर। 1 ohm will be equal to 1 volt divided by 1 ampere. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm। कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो 1 ohm होगा if the potential difference across the conductor is 1 volt। अगर potential difference जो है वो 1 volt है, and current flowing through it is 1 ampere, और इसमें से जो current flow कर रहा है वो 1 ampere है। V is equal to IR। V क्या होगा, IR, and R will be equal to V by I। 1 ohm और 1 ohm इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 ohm को। उसके बाद देखिए रियोस्टेट दैट इज V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V बाय R, ये हमने पढ़ा है। क्लियर। टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट अ कंपोनेंट इज यूज्ड कॉल्ड रियोस्टेट दैट रेगुलेट द करंट विदाउट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय RH। तो रियोस्टेट जो है ये क्या करता है, करंट को रेगुलेट करता है बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए,
ठीक है। बाय इसको में क्या करते हैं, हम जो रेजिस्टेंस है उसकी पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अगर किसी भी कंडक्टर में आर की वैल्यू ज़्यादा है, देखिए आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस घटाते हैं तो करंट जो है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन वी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो रेजिस्टेंस है उसको घटाने बढ़ाने का जो ये प्रोसीजर है, ठीक है, उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जिसका नाम है रियोस्टेट। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो जो रेजिस्टेंस है वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, सो इट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एंड ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल, और नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करता है। सो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो क्या लिख सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए आर जो है रेजिस्टेंस है, रो जो है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है, और एल क्या है लेंथ और ए क्या है एरिया। So rho is the proportionality constant known as the resistivity of the material of conductor, जो कि एक proportionality constant है जिसको हम क्या कहते हैं, it is known as resistivity of the material of conductor। resistivity जो है इसको हम कहेंगे। Now नेक्स्ट देखिए रेजिस्टिविटी क्या है, यानी अगर हमें अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो हम इसके जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, हमें यहाँ से रो जो है ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। यहाँ पे अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो देखिए आर की यूनिट क्या हो जाती है, यहाँ पे ओम हो जाती है, ए की मीटर स्क्वायर हो जाती है, एल की जो है मीटर हो जाती है, ये इससे कट जाएगा, तो रो की जो यूनिट निकलती है वो निकलती है ओम मीटर, ठीक है। तो सो फॉर अ मटेरियल ऑफ रेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट। तो जो मटेरियल है, अगर हम रेजिस्टिविटी क्या रहती है, वहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है वो सेम रहती है। कोई भी मटेरियल है उसकी अगर लेंथ और एरिया जो है उसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। क्लियर, कितनी ही लेंथ हो कितना ही एरिया हो, कोई भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। यानी फॉर एग्जांपल आयरन की रेजिस्टिविटी जो है वो कम होगी, ठीक है, लेस होगी एज कंपेयर टू, मान लीजिए वुड है तो वुड की रेजिस्टिविटी वो कैसी होगी, हाई होगी। क्लियर, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो आयरन की लेंथ कितनी है या उसका एरिया कितना है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। For a material irrespective of length and area, the resistivity is a constant. Now resistantly of a material vary with temperature। अब देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय क्या होते हैं, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो इनका जो रेजिस्टिविटी है वो जनरली हाई होती है देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, ठीक है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कॉन्स्टेंटन, ये अलॉय है कॉपर एंड निकिल का, तो जो ये अलॉय है इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी एज कंपेयर टू इट्स रेस्पेक्टिव मेटल्स। alloy has higher resistivity and do not oxidize or burn readily at high temperature। और ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। जैसे हीटर है उसका जो एलिमेंट बनता है वो भी किसका होता है, अलॉय का होता है। लाइक इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, इन सब में अलॉय का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि जो फिलामेंट लगता है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो क्या होता है, वो भी टंगस्टन होता है जो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में जो है रजिस्टर्स को अगर हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होता है, वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लेट्स टेक 3 रेजिस्टेंस, हम 3 रेजिस्टेंस लेंगे R1 R2 R3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, तीनों जो है एक सीरीज में जो कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन किया हुआ है, ये स्विच है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विल रिमेन सेम वेयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। जब भी जो रजिस्टर हैं उनको सीरीज में जोड़ा जाता है
तो जब सीरीज़ में जोड़ा जाएगा तो उनके बीच में जो करंट है वो हमेशा क्या रहता है, उनकी जो करंट है वो हमेशा सेम रहेगा। उन तीनों में से सेम, 3 या जितने भी होंगे सीरीज़ में, उनमें से करंट हमेशा सेम पास होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों में क्या हो जाएगा, जो भी जितने भी मान लीजिए हमने 3 लगाए हैं, 2 लगाए हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि यहाँ से देखिए इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट सेम रहेगा। ये V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट्स के बीच का V2, इन थर्ड पॉइंट के बीच का V3। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर, ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें V इज इक्वल टू आई, देखिए ये R1 R2 R3, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3। टोटल V है V1 V2 V3, और ठीक है V क्या होगा, V R1 R2 R3। सो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो I जो है यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा इन तीनों में से, तो I से I कैंसिल। टोटल R इफेक्टिव का कितना आ जाता है यहाँ से, R1 R2 और R3। Thus we conclude that the effective resistance of the several resistance joined in series is equal to the sum of their individual resistance। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम आपको रेजिस्टेंस बताना है, तो मैक्सिमम के केस में आप हमेशा सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला। अब बात करते हैं अगर आपको मिनिमम निकालना है तो हम क्या करते हैं, तीनों जो रजिस्टर हैं उनको हम इस तरह से पैरेलल में एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा जो रिजल्टेंट निकलता है, ठीक है, जो वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है। ठीक है, 3 रजिस्टर हमारे पास हैं। अब इस केस में क्या होता है कि दोनों के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा सेम रहती है, लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ से एक में I1 I2 I3, क्लियर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। हमारे घरों में जो सर्किट होता है वो पूरा पैरेलल में ही चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ से हमारे पास V जो है वो तो सेम है और I जो है वो हमारा डिफरेंट हो गया, तो हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे I1 हमारा V/R1, ठीक है, I2 V/R3, I3 है V/R3। तो यहाँ से टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से V कॉमन निकल जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट इज़ 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जो है हमारा जो है टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। Thus we conclude that the reciprocal of the total effective resistance of the several resistor connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। तो यानी अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम कब होगा तो हमेशा सीरीज में जोड़ देना, अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम कब होगा तो हमेशा पैरेलल में आप जोड़ दोगे। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है सीरीज़ में जोड़ने की, तो बहुत सिंपल है। डिसएडवांटेजेस क्या होगी सीरीज़ में जोड़ने की, देखिए अगर यहाँ से मान लीजिए ये एक बल्ब लगा है, यहाँ पे ये बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो पूरा सर्किट टूट जाएगा। अब ना तो ये वाला ग्लो करेगा ना ये वाला ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो गई कि घर में अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो और घर का एक बल्ब भी फ्यूज़ हो जाएगा तो पूरे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे जो है वो कोई भी नहीं चलेगा। In series connection, if any of the component fail to work, the circuit will break and none of the component will work. Second है, it is not possible to connect a bulb और heater in a series। अब देखिए सीरीज में एक बल्ब और एक हीटर को हम नहीं जोड़ सकते। हीटर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेगा जबकि बल्ब जो है वो कम लेता है, तो इसीलिए दोनों को हम नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए पावर ज़्यादा चाहिए, इसीलिए अलग से पावर प्लग जो है इसके लिए लगाया जाता है। तो ये भी क्या रहेगी, डिसएडवांटेजेस रहेगी। सो बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए हम डायरेक्ट जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो सपोज आई जो है वो क्या है, हमारा करंट है, आर रेजिस्टेंस है, और जो टी टाइम है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारी वी है। तो हमने पढ़ा है वी इज इक्वल टू W/Q, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। और यहाँ से अगर हम W की बात करें, वर्क टन की बात करें, W इज इक्वल टू V/Q आप लिख सकते हो। अब देखिए पावर का मतलब क्या है, पावर कि कितने टाइम में कितना काम किया जाता है वही तो पावर होती है। अगर कम टाइम में ज़्यादा काम किया जाएगा यानी पावर ज़्यादा है।
क्लियर। तो यहाँ से V इज इक्वल टू W/Q होता है और P इज इक्वल टू W/T होता है। तो हम यहाँ से W की वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। W की वैल्यू क्या है, V इंटू Q, तो V इंटू Q/T, यानी P जो है क्या निकल जाएगा, P इज इक्वल टू VI जो है I, क्योंकि QI क्या होता है, Q/T हमने पढ़ा था, तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो P क्या आ गया, P इज इक्वल टू V इंटू I। हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर टाइम T विल बी, हीट एनर्जी H इज इक्वल टू, H क्या है, हीट, कितनी हीट जनरेट होगी, यानी जिस अप्लायंस की कितनी पावर है और कितने टाइम तक वो जलता है। मान लीजिए हीटर है, हीटर जो है वो एक तो वो कितनी हीट जनरेट करेगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हीटर जो है वो कितने पावर का है और कितने टाइम तक उसको जलाया जाएगा। ज़्यादा टाइम तक जलाया जाएगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और ज़्यादा पावर होगी उसके अंदर तो भी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो H क्या होगा, H इज इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, अब हम इसमें और भी इस फॉर्मूले को हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। हमने अभी P का फॉर्मूला पढ़ा है VI, तो हम P की जगह VI रख देंगे, VI। इसमें ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इज इक्वल टू IR। अब हमने क्या किया, V की जगह IR पुट कर दिया, तो ये आ गया I²RT। और ये जो एक्सप्रेशन है H इज इक्वल टू I²RT, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ, इसको हम जूल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, दिस लॉ स्टेट दैट, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। अब बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशन की। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. एप्लीकेशन, तो ये इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर सब में हीटिंग इफेक्ट काम करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। एंड फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है, जो टंगस्टन का बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये मेटल है टंगस्टन, जिसका टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द फिलामेंट कैन रिटेन एज मच एज द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी लो हॉट एंड एमिट लाइट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फ्यूज़ कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ देखिए, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सर्किट में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो भी अप्लायंसेस घर में हैं उनको प्रोटेक्ट करता है बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। अगर हाई करंट फ्लो करने लगता है तो क्या होगा, सारे अप्लायंसेस जलने का खतरा होता है, लेकिन फ्यूज़ जो है उन सभी को जलने से बचाता है। द वायर ऑफ फ्यूज़ इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ मेटल, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। ठीक है, तो जो है अलॉय से भी बनी होती है और ये मेटल भी जो है उसमें लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा लेड जो है उससे बना होता है। द अलॉय, इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि अलॉय शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई हो सकती है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। क्लियर, व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर विल इंक्रीज, तो जो टेम्परेचर है फ्यूज वायर का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। एंड मेटल इट मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, और जो वायर है फ्यूज वायर वो मेल्ट हो जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाता है। फ्यूजेज जो यूज़ किए जाते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए तो 10 एम्पियर के तक जो है इलेक्ट्रिसिटी उनमें यूज़ किया जाता है। क्लियर, फॉर वेरियस ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ अप्लायंस। नाउ एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल देखिए, अगर एक अप्लायंस है इलेक्ट्रिक आयरन जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करती है 220 वोल्ट, सो P इज इक्वल टू VI, तो I की जगह क्या करेंगे, P/V।
पी कितना है 1 किलोवाट और वोल्टेज कितनी है 220, तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, करंट जो है 4.54 फ्लो करेगा। तो इसके लिए हमें कितना जो है कितना फ्यूज चाहिए, कम से कम 5 एम्पियर का फ्यूज जो है यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि कितना करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। क्लियर। उसके बाद अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है VI, और P को हम P इज इक्वल टू VI भी है, ओम्स लॉ से हम इसको चेंज कर सकते हैं I²R, P इज इक्वल टू V²/R, और P क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट। SI यूनिट क्या रहेगी पावर की, उसको हम वॉट से लिखते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हमारे बल्ब हैं उनको हम किसे, जैसे 60 वाट का है, ये ज़रूर आपने सुना होगा बच्चों। सो 1 वाट का हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए P इज इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला है। तो 1 वाट, P की जगह अगर हम 1 वाट रखते हैं तो V क्या होगा, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी 1 वाट कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस ना, 1 वाट पावर कब होगी, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसके अंदर से 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वो उसको हम 1 वाट डिफाइन करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में करेंगे और कमर्शियल यूनिट जो है करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए P इज इक्वल टू, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी कितनी एनर्जी है, कितने पावर है और कितना टाइम में जो है उसको जला के रखा जा रहा है, तो एनर्जी है, यानी हीट ही है। एनर्जी इज द फॉर्म, हीट इज द फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी। तो H इज इक्वल टू P इंटू टी हमने पढ़ा है, वही क्या है, एनर्जी है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी हम लिखेंगे। SI यूनिट इसकी वॉट सेकेंड या जूल होती है, जो वर्क की होती है। कमर्शियल यूनिट इसकी किलोवाट आवर होती है, जो कि 1 यूनिट के इक्वल होती है। 1 यूनिट यानी जो हमारे मीटर में रीडिंग निकलती है 1 यूनिट। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी। ई क्या है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, आवर में 3600 सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर में इतने जो है क्या हो जाएंगे, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल जो है क्या होते हैं, जूल होते हैं। ठीक है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होगी, 1 हॉर्स पावर दैट इज 746 वाट इसके इक्वल होगी। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने कंप्लीट रिवाइज किया और इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी हमने डिस्कस किया। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और इसके न्यूमेरिकल हम जरूर ट्राई करेंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और अपने डाउट्स जो है वो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको बच्चों को लगता है कि आपको ऐसे समझ आया है और आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो जो है चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।